नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आवर टॉपिक अनीमिया। इससे जो पहले वाली वीडियो थी वो हमारी पैक्सेल वॉल्यूम थी। सो देख लेते हैं। वैसे सबको पता है अनीमिया क्या होता है, सब हर किसी को इसकी नॉलेज होगी, और अगर नहीं है तो चलो अब हो जाएगी। तो अनीमिया क्या है? अनीमिया को सिंपल से अगर हम हिंदी भाषा में समझ लेते हैं तो ये है खून की कमी हो जाना। खून की कमी, और खून की कमी होगी तो ये किसका डिसऑर्डर हुआ? ये ब्लड डिसऑर्डर हुआ। कौन सा डिसऑर्डर? ब्लड डिसऑर्डर। ये आपके जो NM GNM के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें पूछते हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल काउंट है, हीमोग्लोबिन कंटेंट, पैक्सेल वॉल्यूम। तो जनरली इसमें अनीमिया में क्या हो जाता है? देखो, सबसे पहले तो रिडक्शन इन RBC काउंट है। जो RBC काउंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा, और PCV जो है वो भी कम हो जाएंगी। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी मीन्स जो बॉडी के अंदर जो खून है वो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे ब्लड कम होगा वैसे वैसे जो पर्सन है उसको, पेशेंट है उसको साइन और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया, क्लासिफिकेशन टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन है अनीमिया की। एक तो मॉर्फोलॉजी और एक है ईटियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप, और ईटियोलॉजी मीन्स की कारण, ठीक है, कोज। तो ये डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजी और ईटियोलॉजी में। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो डिपेंड होगा साइज एंड कलर ऑफ RBC, साइज एंड कलर ऑफ RBC। देखो, सबसे पहले नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट आपका ये हो गया कि अनीमिया है, ये किस टाइप का डिसऑर्डर है? वो है ब्लड डिसऑर्डर। सेकंड है कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से आपको पूछा जा सकता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। देखो, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया को हटा दो बस। अब नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ध्यान रखो। तो इसमें जो साइज़ है और कलर है, ठीक है, RBC का क्या होगा? नॉर्मोसिटिक मीन्स नॉर्मल, नॉर्मोक्रोमिक मीन्स नॉर्मल, बट नंबर ऑफ RBC इज़ लेस। आपको ना कुछ और याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो साइज़ और कलर है नॉर्मल, ऐसे सिंपल से आप अपने नोट्स में लिख लो, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। तो इसमें जो RBC का साइज़ और कलर है वो नॉर्मल है, बट नंबर ऑफ सेल RBC सेल लेस, ठीक है, कम हो जाते हैं इसमें। सेकंड है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, बिग। तो इसमें जो RBC का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पर नॉर्मोक्रोमिक मीन्स कलर, क्रोमिक मीन्स कलर, और जो कलर है वो नॉर्मल रहेगा, और RBC काउंट क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएगी। फिर करते हैं मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। मैक्रो मीन्स बिग, हाइपो मीन्स स्मॉल, और अनीमिया मीन्स अनीमिया, ठीक है। तो RBCs आर, देखो, मैक्रोसिटिक मीन्स RBC का जो साइज़ है वो तो लार्ज रहेगा ही रहेगा, साथ में हाइपोक्रोमिक MC HCH लेस हो जाएंगे। और जो देखो हाइपोक्रोमिक है तो मीन्स जो कलर का जो कलर है ब्लड का वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो सेल्स आर पेल इन
कलर। तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो ब्लड का जो रंग है, आरबीसी का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, पेल कलर हो जाएगा। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। माइक्रो मीन्स छोटा, स्मॉल शॉर्ट, और हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक मीन्स कलर पेल। तो इसमें जो आरबीसी का साइज़ है वो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और कलर जो है लेस कलर हो जाएगा, पेल कलर। आई थिंक आप सबको ये अब ये लर्न हो गया होगा। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा जो मिक्स हैं वर्ड्स, इनमें लंबे समय तक याद नहीं रहती। तो इसको इस तरीके से याद करना है, शॉर्ट तरीके से। NNA नन्ना, कैसे याद करो, नन्ना। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। सेकंड है मैक्रोसिटिक मैक्रो नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। इसको याद करो आप मैन से, MAN, मैन। मैक्रो एंड नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। और थर्ड को आप याद करो मैक्रोसिटिक मैक्रो हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो MAH महा, MAH से याद कर लो इसको। और लास्ट है आपका माइक्रोसिटिक H। ठीक है। तो अगर आप इसका अलग से कुछ याद करने का बना सकते हो तो आप वो बना लेना, ना इस तरीके से याद कर लेना। फर्स्ट है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, सेकंड है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया, थर्ड है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया, एंड फोर्थ है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। अब करते हैं ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि हेमरेजिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, जो ऑन द बेसिस ऑफ ईटियोलॉजी स्टडी ऑफ कॉज और ओरिजिन, अनीमिया इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: हेमरेजिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, एप्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया क्रोनिक डिजीज़। हमारे जो ये दो है ना अनीमिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन यहाँ से। चलो देख लेते हैं। हेमरेजिक अनीमिया का हेमरेज में क्या होता है, हेमरेज बोलते हैं जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, तो ब्रेन हेमरेज में ब्लड का लॉस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज। तो ब्लड का लॉस होता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, कि बॉडी के अंदर ब्लड का कम हो जाना। अनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नोन एज हेमरेजिक अनीमिया। इट अकर्स बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशन। तो अक्यूट भी हो सकती है कंडीशन और क्रोनिक कंडीशन भी हो सकती है। अगर एक्यूट और क्रोनिक का, अगर आप एक्यूट और क्रोनिक हम किसको बोलते हैं, वैसे सब याद कर लेते हैं कि एक्यूट इज शॉर्ट टर्म और क्रोनिक लॉन्ग टर्म। ठीक है। देखो एक्यूट जो होती है ना डिजीज़, हम शॉर्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं इसको, पर जो एक्यूट स्टेज होते हैं ना डिजीज़ के, वो डेंजर होते हैं। क्या होते हैं, डेंजर होते हैं। जैसे कि एक्यूट फेज़ में अस्थमा होना, जो एक्यूट फेज़ में जो डिसऑर्डर डिजीज़ होती हैं वो कोज करती हैं लाइफ थ्रेटनिंग। पर क्रोनिक जो होती हैं डिजीज़, ये क्या करती हैं, ये लंबे समय तक चलती रहती हैं। पहले थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बनेंगी और फिर लास्ट में ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म की डिजीज़ है।
बट डेंजर जो है वो एक्यूट है, जैसे कि एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रोनिक किडनी फेलियर। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ डेंजर कौन सी है? डेंजर है एक्यूट किडनी फेलियर, कि एकदम सडनली अचानक से किडनी का फेल हो जाना। अब करते हैं एक्यूट हेमरेज एंड क्रोनिक हेमरेज। तो एक्यूट हेमरेज रेफर्स सडन लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड। देखो यहाँ पे भी आ गया आपका। तो जब सडन अचानक से लार्ज क्वांटिटी में ब्लड लॉस हो जाता है इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। एग्जाम्पल ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक। Within about 24 hours after the hemorrhage, the plasma portion of blood is replaced. However, the replacement of RBCs does not occur quickly. It takes at least 4 to 6 weeks. So, with less number of RBC, hemodilution occurs. However, morphologically, the RBC are normocytic and normochromic. देखो यहाँ पे normocytic and normochromic. Decrease RBC count cause hypoxia, which stimulate the bone marrow to produce more number of RBC, so that condition is correlated within 4 to 6 weeks. अब करते हैं chronic hemorrhagic, loss of blood by internal or external bleeding, over a long period of time. It occur condition like this, peptic ulcer हो गई, परप्यूरा हो गया, हेमोफीलिया हो गया और मेनरेजिया हो गया। तो ये दो कंडीशन है हेमरेज की। तो ये ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, लॉट ऑफ आयरन इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी कॉजिंग आयरन डेफिशिएंसी। दिस अफेक्ट द सिंथेसिस हीमोग्लोबिन रिजल्टिंग इन लेस हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द सेल्स। अब करते हैं हेमोलिटिक अनीमिया। हेमोलिसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्या आएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अनीमिया ड्यू टू एक्सेसिव हेमोलिसिस विच इज नॉट कंपनसेटेड बाय इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन इज कॉल्ड हेमोलिटिक अनीमिया। हेमोलिसिस का मीन्स ही क्या है? हेमोलिटिक का कि डिस्ट्रक्शन होना आरबीसी का। इसमें ये दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक्सट्रिंजिक हेमोलिटिक एनीमिया और इंट्रिंजिक। एग्जाम में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि एक्सट्रिंजिक हेमोलिटिक एनीमिया या इंट्रिंजिक, पर हाँ इनमें के अंदर से पूछा जाएगा। जो एक्सट्रिंजिक हेमोलिटिक एनीमिया है, ये एनीमिया कोज बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। Healthy RBC are hemolyzed by factors outside the blood cells such as antibodies, chemicals and drugs. जो अच्छे सेल्स हैं वो इन फैक्टर्स के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। एक्सट्रिंजिक हेमोलिटिक एनीमिया इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। सो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। अब देखो इसमें हाइपरस्प्लेनिज्म, बर्न, infection like hepatitis, malaria, septicemia, drugs such as penicillin, anti-malarial drugs and sulfur drugs, poisoning by chemical substance like lead, coal and tar, presence of isoagglutinin like anti-RH, autoimmune disease such as RA and ulcerative colitis। अब करते हैं इंट्रिंसिक हेमोलिटिक अनीमिया। इंट्रिंसिक में क्या? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बिकॉज द डिफेक्टिव आरबीसी, कि यहाँ पे जो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि जो आरबीसी सेल्स हैं वो अनहेल्दी हैं, मीन्स कमज़ोर है, जिसकी वजह से
हम बोल देते हैं ना कि डिफेक्टिव पीस आ गया है, ऐसे ही। तो आरबीसी का जो सेल है वो क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ अनहेल्दी आरबीसी शॉर्ट लिव, वो जो सेल है वो कम समय रहेगा और डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। तो इसको, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इट इंक्लूड सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया। एबनॉर्मल शेप इन सिकल सेल अनीमिया एंड थैलेसीमिया, आरबीसी बिकम मोर, इसमें क्या हो जाएंगे, जो आरबीसी है ये फ्रेजाइल हो जाएंगे और हीमोलिसिस हो जाएगा। सिकल सेल अनीमिया इज इन एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 कि जो सिकल सेल अनीमिया है और थैलेसीमिया है ये कौन से डिसऑर्डर हैं, ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर हैं। इनमें जो मैं पहले भी बता चुकी हैं, जो शेप है सेल की वो सिकल टाइप में बन जाएगी, सिकल शेप रेड ब्लड सेल। और इनको क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आपका कि सिकल सेल एनीमिया को और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन एसएस डिजीज़ और सिकल सेल डिजीज़। इट इज़ कॉमन इन पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिकल सेल एनीमिया सब वर्ल्ड में कहाँ सबसे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अफ्रीकन ओरिजिन में पाया जाता है। क्रिसेंट शेप बन जाती है। इसमें 2 चेन होती हैं, पेप्टाइड चेन, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। अल्फ़ा चेन नॉर्मल होती है और बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है। ए पर्सन इनहेरिट 2 एबनॉर्मल जीन। तो इनफ्रेक्शन इन चिल्ड्रन, अब बच्चों में देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। हेमोलाइज सिकल सेल्स एग्रीगेट एंड ब्लॉक द ब्लड वेसल्स लीडिंग टू इन्फ्रेक्शन, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। इन्फ्रेक्शन इज कॉमन इन स्मॉल बोन्स। ये याद कर लो, अनीमिया में इन्फ्रेक्शन होता है तो कि ये छोटे बच्चों में होता है और स्मॉल बोन्स में होगा। इनफ्रेक्टेड स्मॉल बोन्स इन हैंड एंड फुट रिजल्ट इन वेयरिंग लेंथ इन द डिजीज। दिस कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हैंड एंड फुट सिंड्रोम। हैंड एंड फुट सिंड्रोम। अब करते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या है कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और इसमें क्या हो जाता है, इसमें एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो जाता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका बनेगा 8। थैलेसीमिया इज ऑल्सो नोन एज कुलीज अनीमिया एंड मेडिटेरियन अनीमिया। अब मेडिटेरियन अनीमिया से पता लग रहा है कि ये मेडिटेरियन कंट्रीज में ज़्यादा होता है और मोर कॉमन इन थाईलैंड, मोर कॉमन इन थाईलैंड। अब कई बार ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई भी डिजीज़ होती है वो सिर्फ कमी के कारण होती है। अगर यहाँ पे आयरन की और हीमोग्लोबिन की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी एंड डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स ज़्यादा होना और डेफिशिएंसी मीन्स कम होना। तो जब अगर एफिशिएंसी भी हो जाती है तब भी बॉडी में साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया। इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। तो जो अनीमिया है ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया की न्यूट्रिशन की वजह से कोई हमारी बॉडी के अंदर अनीमिया हो जाना, खून की कमी हो जाना, लाइक विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन फोलिक एसिड। तो आज मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। फोलिक एसिड को विटामिन्स में क्या बोला जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन होता है, B11 होता है, B7 होता है, B10 होता है, B9 होता है। तो जल्दी से कमेंट कर देना इस पर, ठीक है, कि फोलिक एसिड को कौन सा विटामिन बोला जाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया देख लेते हैं। आयरन, प्रोटीन एंड विटामिन्स। तो इनएडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। तो इसलिए बोला जाता है कि लोहे के बर्तन में खाना बना के पका के खाना चाहिए, ठीक है, कि अगर बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो उसकी
कमी पूरी हो जाए। तो फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर ब्रिटल नेल्स, ठीक है, क्या हो जाएंगे, नेल्स ब्रिटल हो जाएंगे, स्पून शेप नेल हो जाएंगे। स्पून शेप नेल्स को क्या बोलेंगे, ओलियोनेकेसिया, ओलियोनेकिजिया। ब्रिटल हेयर, एट्रोफी ऑफ पेपिला इन टंग एंड डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मीन्स ये क्वेश्चन आता है, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, स्वॉल्विंग मीन्स गटकना, निगलना। प्रोटीन डेफिशिएंसी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अब करते हैं नेक्स्ट, परनीशियस अनीमिया और एडिसन अनीमिया। तो ये क्या है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। जो परनीशियस अनीमिया है, इससे पहले भी मैंने बताया था आपको कि विटामिन B12 की कमी से होता है, और इसको और क्या बोलते हैं, एडिसन्स अनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि एट्रोफी हो जाएगी किसकी, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल्स। परनीशियस अनीमिया इज कॉमन इन ओल्ड एज, किन ओल्ड एज में कॉमन हो जाएगा ये, मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन मेल्स। अनीमिया आर लेमन येलो कलर ऑफ स्किन। अनीमिया, इसमें परनीशियस अनीमिया में क्या हो जाएगा, कलर जो है ब्लड का वो लेमन येलो कलर हो जाएगा। देखो ये है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन रहा था 7 और ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे 8 कि परनीशियस अनीमिया में जो ब्लड का कलर है वो कैसा हो जाएगा, स्किन जो कलर है वो लेमन येलो कलर हो जाएगा, लेमन येलो कलर, नींबू के कलर जैसा कलर हो जाएगा। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा, पैरेस्थीसिया, जो कि आजकल कॉमन आपको देखेंगे पेशेंट्स में, क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं तो कॉमन जो ये हो चुका है पैरेस्थीसिया कि एबनॉर्मल सेंसेशन लाइक नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन एंड बर्निंग सेंसेशन, प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड अटैक्सिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अटैक्सिया मीन्स क्या है, अटैक्सिया तो बार बार आता है, मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन, मसल का इन कोऑर्डिनेट्स से वर्क करना। तो फिजियोथेरेपिस्ट वाले बच्चे तो जानते ही हैं, चलो औरों के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारी 2 टाइप से मसल वर्क करती हैं, एक तो एगोनिस्ट और एक है एंटागोनिस्ट, ठीक है। जब एगोनिस्ट, जैसे कि एक बार बाइसेप्स जो मसल है वो हमारी एगोनिस्ट होगी और बाइसेप्स के जो पीछे वाली मसल है ये होगी हमारी ट्राइसेप्स। जब बाइसेप्स वर्क करेगी तो ट्राइसेप्स उसको कंट्रोल करेगी, और जब ट्राइसेप्स वर्क करेगी तो बाइसेप्स मसल कंट्रोल करेगी ट्राइसेप्स मसल को। तो दोनों का ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं, हर एक मसल पे ये कोऑर्डिनेशन बनता है। तो जो ये कोऑर्डिनेशन बना है इसको बोलते हैं अटैक्सिया। अगर ये एबनॉर्मल हो जाए, मस्कुलर इन कोऑर्डिनेशन हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए ये कोऑर्डिनेशन, तो होगा पेशेंट को क्या होगा, अटैक्सिया हो जाएगा। अब है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये जो पेज है ना, इस पेज को कम से कम 2-3 बार अच्छे से लर्न करना है, 2 से 3 बार, ठीक है। हर बार हर एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस पेज से क्वेश्चन आता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैच्योरेशन फैक्टर लाइक फोलिक एसिड। जल्दी से बताना कमेंट करके कि फोलिक एसिड कौन सा विटामिन है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे आरबीसी हैं ये नॉट मैच्योर्ड, इसमें डीएनए सिंथेसिस नहीं, डिफेक्टिव हो जाएगा, और डीएनए सिंथेसिस होगा तो न्यूक्लियस रिमेन इमेच्योर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। ये आ चुका है एग्ज़ाम में, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है और ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। ए प्लास्टिक जो एनीमिया होता है ये रेड बोन मैरो एनीमिया होता है, रेड बोन मैरो, क्योंकि हमारे जो जितने भी सेल्स बनते हैं ये हमारे रेड बोन मैरो से ही बनते हैं। और रेड बोन मैरो इज़ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी एंड रिप्लेस बाय फैटी टिश्यू। जब हमारी जो रेड बोन मैरो है ये रिड्यूस होने लग जाएंगी और रिप्लेस हो जाएगी येलो बोन में। ठीक है, जैसे जैसे एडल्ट से हम बड़े होते जाते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर 20 ईयर के बाद जो रेड बोन मैरो है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगी और सिर्फ लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स में ही हमें दिखाई देंगी रेड बोन मैरो। ठीक है, जैसे जैसे ये रिप्लेस होती हैं, जैसे जैसे फैट टिश्यू बढ़ता है वैसे वैसे ये रिड्यूस हो जाती हैं। तो इससे होता है ए प्लास्टिक एनीमिया। या तो देखो रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे, इसलिए बोलते हैं कि एक्सरे एमआरआई सीटी स्कैन ये ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, और गामा रे रेडिएशंस प्रेजेंस। पर आजकल के जो पेशेंट है ना वो नहीं मानते हैं, जब तक उनको ना वो साल में है ना जितनी बार एक्सरे बोलो ना उतनी बार कराएंगे, जितनी बार खुद भी क्लिनिक पे ऐसा होता है कि खुद भी पेशेंट आके बोल देते हैं कि अरे सर मैडम एमआरआई करा लो ना, सीटी स्कैन करा। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है उन्हें कि एमआरआई सीटी स्कैन में कराने से उनको, क्योंकि उनको समझना नहीं होता, बस उनको देखना होता है कि हमारे शरीर में क्या रखा हुआ है, क्या दिक्कत हो रखी है, शायद पता लग जाए, तो पेशेंट को भी क्या समझाएं। पर देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे और गामा रेज रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन, क्यूनिन, गोल्ड साल्ट, बेंजीन एंड रेडियम एक्सेट्रा, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस, HIV इन्फेक्शन। इन ए प्लास्टिक एनीमिया आरबीसी आर नॉर्मोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। अब करते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ये है कि उन क्रोनिक डिजीज़ से एनीमिया हो जाना, वो कौन कौन से डिजीज़ हैं जिनसे ये एनीमिया हो जाएगा। एक तो RA से, ठीक है। सेकंड कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, इसको क्या बोलेंगे कि सेकंड टाइप से एनीमिया होना, कि पहले एक बीमारी है और उससे एनीमिया डेवलप होना। RA ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और एब्सेसिस आप जानते हैं, एब्सेसिस हमें ट्यूमर बताते हैं। कलेक्शन ऑफ पस इन द इन्फेक्टेड टिश्यू इन लंग्स, एब्सेसिस कहीं भी हो सकते हैं। टीबी के फर्स्ट कॉमनेस्ट जो प्लेस है वो लंग्स है, और फिर स्पाइन है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट स्पाइन, स्पाइन एंड पेल्विक। न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर, एबनॉर्मल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ इन टिश्यू ऑर्गन सच एज हॉकिंग्स डिजीज। ठीक है, हॉकिंग डिसीज किसे में, मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर इन्वॉल्विंग किसकी, मैलिग्नेंसी होना लिम्फोसाइट्स की, किसकी, लिम्फोसाइट्स की, क्वेश्चन नंबर 11। एंड कैंसर ऑफ लंग एंड ब्रेस्ट। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, देखो सबसे पहले साइन में आता है, साइन में क्या है जो हमें दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे पेशेंट में, पेशेंट खुद ही दिख जाएगा। हम पूछ लेते हैं ना कई बार कि आप तुम्हारी तो आँखें लाल हो रखी हैं ना, पीली हो रखी हैं, शायद तुम्हें खून की कमी है। तो ये है कि जब पेल कलर आने लग जाए तब समझना कि उसको पेशेंट एनेमिक है। बक्कल मुकोजा से चेक कर सकते हैं, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, कंजक्टिवा आई में, लिप्स, ईयर लॉब्स, पाम और नेल बेड। कार्डियोवैस्कुलर इंक्रीज इन हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12।
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टैकीकार्डिया में क्या होता है और ब्रैडिकार्डिया में क्या होता है, और अक्सर गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चन। डाइजेशन में क्या होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा। क्या, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 बार बार आ चुका है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना। नोजिया, वोमिटिंग, एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट एंड कॉन्स्टिपेशन। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा सीवियर एनीमिया में। रेनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। एल्ब्यूमिनीरिया इज कॉमन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काफ़ी अफेक्ट आएगा इसका, आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मेनोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया एंड एमिनोरिया। देखो मेनोरेजिया, ये आज क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 14। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मोस्ट बन जाता है यहाँ से। मेनोरेजिया मीन्स हैवी एंड प्रोलोंग वेजिनल ब्लीडिंग। ओलिगोमेनोरिया मीन्स इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की 35 दिन 35 डेज आफ्टर पीरियड्स होना। थर्ड है एमनोरिया, नो मेंसेस साइकिल एंड पीरियड। एमनोरिया मीन्स एब्सेंस। ओलिगो मीन्स इरेगुलर और मेनोरेजिया मीन्स हैवी एंड प्रोलोंग। तो इसको आप अगर याद नहीं हो, कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो ए से ए एब्सेंट, ओ आई और एम एच, इस तरीके से याद करो। एम एच, ओ आई, ए, या फिर ये लर्न हो सकता है। अच्छे से याद करोगे, बार बार रिपीट करोगे हर चीज़ को, तभी कुछ याद होगा, वरना नॉलेज सबको है। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, वही टॉलरेट नहीं हो पाता है। और एग्ज़ाम का प्रेशर ही सबसे ख़तरनाक प्रेशर होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से वर्क करता है कि कभी मैं पास ना हूँ। एक तो थिंकिंग यही आती है कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा, वही प्रेशर छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो सिली क्वेश्चन होते हैं, वो उन्हीं को गलत करा देता है। और जो एग्ज़ामिनर होता है, एग्ज़ामिनर हमेशा थोड़ा सा क्वेश्चन को कन्वर्ट करता है और तब हमें सिंपल ही क्वेश्चन देता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें एग्ज़ाम मिलता है, एग्ज़ाम इजी था, पर इजी भी हम नहीं कर पाते, वो कारण यही होता है। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है अनीमिया, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, हुए सब्सक्राइब भी कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।